हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सूर्य प्रकाश श्रृंगी आपका फिजिकल केमिस्ट्री टीचर स्वागत करता हूं दक्षिणा क्लासरूम पर। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। होपफुली उनका सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए, कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, उनको हम कंटिन्यू करते हैं। पढ़िए क्वेश्चन। गिवन है आपको 1 mole of N2 and 3 mole of H2 are placed in 1 liter vessel. Find the concentration of ammonia at equilibrium if equilibrium pressure is 1 atm and equilibrium constant Kc at 400 Kelvin is 4/27। तो Kc का वैल्यू गिवन है, इक्वेशन लिखिएगा। इक्वेशन गिवन है आपको N2 plus 3H2 से 2NH3 बन रहा है, राइट। इसका Kc गिवन है 4/27, ठीक है। इनिशियली गिवन था 1 mole of N2 and 3 mole of H2। वॉल्यूम कितना गिवन है आपको? 1 लीटर, ठीक है। तो अब आपको बताना है इक्विलिब्रियम पर अमोनिया का कंसंट्रेशन कितना होगा, ठीक है। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, कोशिश कीजिए सॉल्व करने की और चेक कीजिएगा बाद में आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। गिवन है आपको 1 mole of N2 3 mole of H2, इससे 2 mole of अमोनिया बन रहा है। अब यहाँ पे Kc गिवन है, तो अभी हम क्या करें, इनिशियली इंफॉर्मेशन आपको गिवन है t इक्वल टू 0 पर, इसमें से कुछ अमाउंट डिसोशिएट होगा और आफ्टर सम टाइम यहाँ पर इक्विलिब्रियम मिलेगा जिस पर तीनों का कुछ ना कुछ अमाउंट प्रेजेंट होगा। तो जो गिवन डेटा है वो t इक्वल टू 0 पर है, मींस यहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। जब इक्विलिब्रियम आएगा, t इक्विलिब्रियम पे हम बात करें, अमोनिया N2 में से कुछ अमाउंट कम होगा। हम मान लेते हैं यहाँ पे 1 मोल में से x मोल कम हुआ, हमें पता नहीं है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर x मोल कम हुआ। अब देखिएगा यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री क्या है, 1 मोल ऑफ N2 3 मोल ऑफ H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 1 मोल की रिएक्शन 3 मोल के साथ हो रही है, तो यानी जितना N2 है उससे 3 टाइम्स H2 कंज्यूम हो रहा है। तो जितना N2 कंज्यूम होगा उसका 3 टाइम्स कौन कंज्यूम होगा, यानी 3 में से कितना कम होगा, 3x। ये समझ पा रहे हैं? स्टोइचियोमेट्री के बेसिस पर 1:3 का रेशियो, जो रिएक्ट कर रहे होंगे उनके बीच में रेशियो कितना होगा, 1:3 का। तो रिमेनिंग मोल ऑफ H2 कितना होगा, 3 - 3x। अब 1 मोल ऑफ N2 से 2 मोल ऑफ अमोनिया बन रहा है, तो x मोल से कितना बनेगा, 2x मोल, ठीक है। तो हमने कंसीडर किया कि जब इक्विलिब्रियम में आ गया है रिएक्शन में, तो 1 में से x मोल N2 का कम हो गया होगा, 3 में से 3x मोल H2 का कम हो गया होगा और अमोनिया के 2x मोल इक्विलिब्रियम पर प्रेजेंट होंगे। तो आपको यही अमाउंट पूछा है कि इक्विलिब्रियम पे अमोनिया के कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc क्या होता है, यहाँ पर एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट का रेशियो। अच्छा, यहाँ पे यूनिट गिवन नहीं है, तो यूनिट आप लिख लीजिए। यूनिट क्या होगा इसका, मोलर पावर -2, ठीक है, यूनिट रह गया था। तो यहाँ पर ये क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ अमोनिया, जो भी कोएफिशिएंट है वो कहां पर पुट करते हैं आप, पावर में, अपॉन एक्टिव मास ऑफ N2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ H2 पावर 3, ठीक है। आपको सभी के मोल्स पता है, मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो आपको कंसंट्रेशन यानी एक्टिव मास मिल जाएगा। Kc का वैल्यू कितना है, 4/27 इक्वल टू NH3 कितना, 2x अपॉन 1 स्क्वायर अपॉन N2 कितना, 1 - x अपॉन 1 एंड H2 कितना है, 3 - 3x अपॉन 1। जो भी कोएफिशिएंट है वो पावर में पुट कीजिए, कितना है कोएफिशिएंट 3, ठीक है। अब 1 से डिवाइड करने पे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4/27 इक्वल टू 2x स्क्वायर कितना होगा, 4x स्क्वायर अपॉन कितना बचा यहाँ पे, 1 - x एंड 3 - 3x। अब इसको सोल्व करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे आप तिक्रम लगाइए कि अगर हम इसमें से 3 कॉमन ले लें, ये 3 - 3x, इन दोनों में से 3 कॉमन आ सकता है और उस 3 को बाहर निकाल लें तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। समझ पा रहे हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं, कि आपके पास है 3 - 3x क्यूब, इसमें से आपने 3 कॉमन लिया, 1 - x ये क्यूब। अब ये 3 को बाहर निकाल लिया तो 3 का क्यूब कितना होगा, 27 इंटू 1 - x क्यूब, यही बचेगा। तो यहाँ पे कितना बचा, 1 - x तो ऑलरेडी था और इधर से 3 कॉमन लिया, 3 का क्यूब कितना हो गया, 27 1 - x क्यूब, सभी आपस में मल्टीप्लीकेशन में है। तो यहाँ पे क्या होगा, 4/27 इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन 27 1 - x पावर अब कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 से 4 27 से 27 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना मिलेगा, x स्क्वायर इक्वल टू
1 माइनस एक्स पावर 4 बोथ साइड रूट ले लिया जाए तो क्या बचेगा x इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर, इसको ओपन कर दीजिए, देन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, राइट। अब x को उधर ले जाइए तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, कितना बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब ये क्वाड्रेटिक बन गया है, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो आपको x का वैल्यू मिलेगा, और अगर x का वैल्यू मिल जाएगा तो मींस आपको अमोनिया के मोल्स मिल गए, राइट। तो चलिए फर्दर सॉल्व करते हैं। क्या होगा इसका, क्वाड्रेटिक सॉल्व कीजिए तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, आपको क्वाड्रेटिक का इक्वेशन बताया, मैं लिख देता हूं, x क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। तो वैल्यू पुट कीजिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 1, c का वैल्यू भी कितना है 1 अपॉन 2a। तो यहां से x मिलेगा कितना 3 प्लस माइनस 9 माइनस 4 अपॉन 2 मीन्स 3 प्लस माइनस 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा √5/2, ठीक है। तो यहां से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x का दो वैल्यू पॉसिबल है, बट कौन सा वैल्यू हमारे काम का है, चलिए हम पहले दोनों ही वैल्यू निकाल लेते हैं। तो √5 का वैल्यू पुट कीजिए, √5 कितना 2.23, सो x का वैल्यू मिलेगा आपको 3 प्लस माइनस 2.23/2। तो x का आपको यहाँ पे दो वैल्यू मिलेगा, एक बार प्लस यूज में लीजिए, एक बार माइनस यूज में लीजिए। अब कौन सा वैल्यू हमारे लिए एप्लीकेबल है वो हमें सोचना है, ठीक है। तो पहले x का वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, x इक्वल टू एक बार प्लस लीजिए 3 प्लस 2.23/2 मीन्स कितना 5.23/2, एंड सेकेंड टाइम x माइनस को यूज में लेके 3 माइनस 2.23/2 कितना होगा 0.77/2। तो आपको x का दो वैल्यू आपको मिला। अब कौन सा वैल्यू यहाँ पर एप्लीकेबल है, x का कौन सा वैल्यू यूज में लेना है उसको सोचने के लिए हम पहले यहाँ पर इनिशियल इक्वेशन पे आते हैं जो हमने बनाया था, N2 + 3H2 से क्या बन रहा है 2NH3। तो यहाँ पे 1 मोल लिया था, यहाँ पे 3 मोल लिया था, 1 में से x कम हो रहा है, 3 में से 3x कम हो रहा है, 2x यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, यही वैल्यू आपको बताना था। तो अब x का वैल्यू कौन सा एप्लीकेबल होगा, देखिए ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे, यानी यहाँ पे रिएक्टेंट का भी कुछ अमाउंट प्रेजेंट है और प्रोडक्ट का भी कुछ अमाउंट प्रेजेंट है, तो क्या x का वैल्यू 1 से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं, ये वैल्यू क्या है x का 1 से बड़ा है, तो x का वैल्यू 1 से तो छोटा ही होगा डेफिनेटली, इसमें से 1 से ज्यादा अमाउंट तो कम हो ही नहीं सकता ना, 1 से कम अमाउंट ही यहाँ पर x का होना चाहिए, तो ये x का वैल्यू ये वाला एप्लीकेबल नहीं होगा। तो x कितना होगा 0.77/2। अगर आपको x पता लग गया तो मोल्स ऑफ अमोनिया कितना होगा 2x मीन्स 2 इंटू 0.77/2 मीन्स 0.77 मोल अमोनिया का यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर प्रेजेंट होगा। क्लियर, चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन है आपको 1:3 मोलर रेशियो मिक्सचर ऑफ N2N H2 yield 20% by mole of ammonia at 30 atm, then calculate Kp for the equilibrium for the following reaction। जो रिएक्शन आपको गिवन है वो गिवन है N2 + 3H2 से 2NH3 यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन क्या है उसको ठीक से समझिए, पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर चेक कीजिए। चलिए हम देखते हैं कि क्या गिवन है आपको एक्चुअली कि 1:3 मोलर रेशियो, यानी N2 और H2 के मोल्स का रेशियो 1:3 है, ठीक है। आपकी जो इच्छा हो जो मोल आप मानिए, आप चाहे तो A और 3A मोल मान सकते हैं, 1 और 3 मोल मान सकते हैं, 2 and 6 मोल मान सकते हैं, 3 and 9 मोल मान सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो आप कंसीडर कर सकते हैं, बट उनके मोल्स का रेशियो 1:3 होना चाहिए। तो इजी कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पे लेते हैं इनिशियली t = 0 पर 1 मोल N2 का है एंड 3 मोल H2 का है। तो आप चाहे तो A और 3A से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, आंसर में कोई वेरिएशन आने वाला नहीं है। नेक्स्ट आपको गिवन है 1:3 मोलर रेशियो मिक्सचर ऑफ N2N H2 yield 20% by mole of ammonia at 30 atm। तो आपको इक्विलिब्रियम का प्रेशर गिवन है, जो प्रेशर गिवन है वो 30 atm इक्विलिब्रियम वाला प्रेशर है, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम 30 atm का प्रेशर है और यहाँ पर जो मोलर रेशियो अमोनिया का मिल रहा है वो 20% बाय मोल है, आपको बोला है अमोनिया 20% बाय मोल। अब इसका क्या मीनिंग है उसके
वो समझने से पहले हम इसको डिसोशिएट करते हैं। 1 में से x मोल कम होगा तो यहाँ बचा हुआ मोल कितना है 1 माइनस एक्स। 1 का 3 से रिएक्शन हो रहा है तो x का कितने से होगा 3x, तो बचा हुआ मोल कितना होगा 3 माइनस 3x मोल। ठीक है, यहाँ पर कितना प्रोड्यूस होगा 1 से 2 मोल प्रोड्यूस हो रहा है तो x से कितना 2x। ठीक है, तो ये आपको मोल्स मिल गए। तो ये मान लेते हैं हम ये एट इक्विलिब्रियम इतने इतने मोल्स इन सबके हैं। तो अब आपको लैंग्वेज गिवन है यहाँ पे यील्ड 20% बाय मोल ऑफ अमोनिया। अब 20% बाय मोल अमोनिया का क्या मीनिंग है ये सोचिए। अगर हम ऐसा बोलते सपोज 20% बाय मास, 20% बाय मास का मीन्स क्या होता है कि टोटल मास में से जिसकी बात की जा रही है उसका मास कितना है 20%। वेट बाय वेट हमने पढ़ा हुआ है मोल कॉन्सेप्ट में, तो वहां पे वेट बाय वेट का क्या मीनिंग था कि टोटल सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास कितना है 20%। बाय मास का क्या मीनिंग है कि 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, कि अगर सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है तो उसमें से 20 ग्राम कौन होगा सॉल्यूट, यानी जितना भी सॉल्यूशन का मास होगा उसका 20% कौन होगा सॉल्यूट। वैसे ही 20% बाय मोल का मीनिंग क्या होगा कि जितने टोटल मोल हैं उसमें से अमोनिया के मोल्स कितने होंगे 20%। जितने टोटल मोल है उसमें से अमोनिया के मोल्स कितने होंगे 20%, राइट। तो आप जैसे परसेंटेज वेट बाय वेट निकालते हैं वो क्या होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, राइट, यही होता है परसेंटेज। वैसे यहाँ पे अब क्या होगा परसेंटेज बाय मोल क्या होगा मोल्स ऑफ अमोनिया अपॉन टोटल मोल इनटू 100, यही होगा। जैसे आप परसेंटेज वेट बाय वेट निकालते हैं वैसे ही परसेंटेज मोल बाय मोल होगा या परसेंटेज बाय मोल होगा। तो जितने मोल्स अमोनिया के हैं वो टोटल के कितना परसेंट है वही यहाँ पे परसेंटेज यील्ड आपको गिवन है। अब मोल्स अपॉन टोटल मोल ये क्या होता है मोल फ्रैक्शन। यस, मोल फ्रैक्शन भी आपको बताया कि किसी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसके मोल्स को टोटल मोल से डिवाइड कीजिए। तो अमोनिया के मोल्स को टोटल मोल से डिवाइड कर रखा है, इसका मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया कितना है यहाँ पर 0.2, 20% मींस 0.2, तो अमोनिया का मोल फ्रैक्शन आपको गिवन है। ठीक है, अब यहां से आपको केपी का वैल्यू निकालना है। तो अगर आपको केपी का वैल्यू निकालना है तो केपी के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया जो भी कोफिशिएंट है वो पावर में पुट कर दीजिए अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। अब पार्शियल प्रेशर आप कैसे निकाल सकते हैं दो तरीके से, या तो पीवी इक्वल टू एनआरटी या फिर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब अगर आप पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाना चाहते हैं तो क्या आपको यहाँ पे टेम्परेचर का इंफॉर्मेशन गिवन है क्या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर गिवन है क्या नहीं, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी आप यहाँ पर पर्टिकुलर कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए नहीं लगा सकते। तो फिर क्या आप मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल लगा सकते हैं क्या। यस, आपको टोटल प्रेशर का इंफॉर्मेशन गिवन है, मोल फ्रैक्शन का अमोनिया का गिवन है, बाकी का हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम क्या बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया कितना है 0.2। अब यहां से आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया निकालना है तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा मोल्स ऑफ अमोनिया अपॉन टोटल मोल्स। तो पहले हम यहां पे टोटल मोल्स की बात करते हैं, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना होगा 1 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस 3x प्लस 2x, तो कितना होगा 4 माइनस 2x। तो ये टोटल मोल इक्विलिब्रियम पर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया आपको गिवन है 0.2। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखना चाहें तो कितना होगा मोल्स ऑफ अमोनिया 2x अपॉन टोटल मोल 4 माइनस 2x इक्वल टू 0.2। तो क्या यहाँ पे x अननोन है वो हम बता सकते हैं क्या बिल्कुल बताया जा सकता है। तो x यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, अगर x मिल गया तो आपको बाकी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन भी मिल जाएंगे, राइट। तो x निकाल लीजिए कितना होगा 2x इक्वल टू 0.8 माइनस 0.4x, 0.4x को इधर भेज दीजिए कितना होगा, तो कितना होगा इसको इधर ले आए कितना 2x प्लस 0.4 2.4x इक्वल टू 0.8। so x will be equal to 0.8 upon 2.4 means 1/3। तो x का वैल्यू आपको मिल गया 1/3। अब x का वैल्यू पुट कीजिए तो आपको यहाँ पे हर कंपोनेंट के मोल्स मिल जाएंगे, यहाँ पे भी पुट कर देंगे तो टोटल मोल्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे आप निकाल लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 कितना होगा 1 माइनस एक्स अपॉन टोटल मोल कितना है 4 माइनस
2x मीन्स 1 माइनस 1/3 अपॉन 4 माइनस 2/3। तो कितना बचा यहाँ पे, कितना 2/3 अपॉन 10/3 मीन्स मिल जाएगा आपको 1/5। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 आपको मिला, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 आपको मिल गया। किसे मिलेगा यहाँ पे 3 माइनस 3x अपॉन टोटल मोल कितना है 4 माइनस 2x, राइट। तो ये कितना हो गया 3 माइनस 3x, 3 माइनस 3 इंटू एक्स का वैल्यू 1/3 अपॉन 4 माइनस 2 इंटू 1/3। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 माइनस 1 कितना 2 अपॉन कितना है ये 4 दिया 12 10 10/3, राइट। तो कितना मिला आपको 3/5, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते थे। अमोनिया का मोल फ्रैक्शन तो आपको पता है 0.2, 1/5 ये कितना हुआ 0.2। किसी भी सॉल्यूशन का टोटल मोल फ्रैक्शन या किसी भी मिक्सचर का टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा कितना होता है 1 ही होता है। तो ये 0.2 था, ये भी 0.2 था, तो ये रिमेनिंग कितना बचेगा 0.6 ही बचने वाला है, ठीक है। तो अब आपको हर कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पता है, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम आपको गिवन है। तो अब यहां से आप पार्शियल प्रेशर हर कंपोनेंट का निकाल सकते हैं। अगर पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा तो केपी का वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल इजी है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट यहां पर अब नहीं लगाना है। सो करिएगा सॉल्व। गिवन आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया निकाल लीजिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 इंटू पी टोटल। मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 कितना है 0.2 इंटू टोटल प्रेशर कितना है 30। तो ये कितना मिल जाए आपको 6 atm। सेकंड पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 देख लें कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इंटू पी टोटल। N2 का मोल फ्रैक्शन कितना है यहाँ पर 0.2 इंटू टोटल प्रेशर कितना है 30। तो ये भी कितना होगा 6 atm। नेक्स्ट थर्ड बात करें, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कितना है, किसके बराबर, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इंटू पी टोटल। H2 का मोल फ्रैक्शन कितना है 3/5 मीन 0.6 इंटू टोटल प्रेशर कितना है 30। तो कितना होगा 18 atm। तो अभी आपको सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से आपने उनका पार्शियल प्रेशर निकाल लिया है। अब पार्शियल प्रेशर से केपी कैलकुलेट कीजिए। तो केपी कितना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया कितना 6 स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना 6 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कितना 18 क्यूब। तो यहाँ पे ऊपर पावर क्या होगा atm स्क्वायर अपॉन atm इंटू atm क्यूब, atm पावर 4, राइट। तो एक 6 से एक 6 कैंसिल आउट कीजिए, कितना बचेगा यहाँ पे 6 अपॉन 18 इंटू 18 इंटू 18। एक 6 से 18 3 टाइम्स कैंसिल आउट कीजिएगा तो 1 अपॉन 18 स्क्वायर इंटू 3 atm पावर माइनस 2। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। चलिए करते हैं सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको 3 मोल ऑफ PCl5 प्लेस्ड इन अ 100 लीटर वेसल at equilibrium, pressure is 2.05 atm and the temperature is 227 degrees Celsius, then calculate Kp of reaction। ठीक है, तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए हम सॉल्व करते हैं। इक्वेशन आपको गिवन है यहाँ पर PCl5 से PCl3 प्लस Cl2 बन रहा है, सभी गैसेस कंपोनेंट है। Kp आपको गिवन है कितना है, Kp आपको पूछा गया है, ठीक है। इंफॉर्मेशन गिवन है इनिशियली 3 मोल ऑफ PCl5 प्रेजेंट है और वॉल्यूम कंटेनर आपको गिवन है 100 लीटर। टेम्परेचर गिवन है आपको 227 मींस कितना हो जाएगा ये 500 केल्विन, राइट। अब अगेन हम बात करें यहाँ पे, अगर आपको Kp का वैल्यू निकालना है तो Kp का वैल्यू क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, जो भी कोएफिशिएंट होगा वो पावर में पुट करना है। अब पार्शियल प्रेशर निकालना है तो दो तरीके से निकाल सकते हैं, हालांकि वॉल्यूम आपको गिवन है, ठीक है। तो दो तरीके से आप निकाल सकते हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर आपको गिवन है तो दो तरीके से आप निकाल सकते हैं। या तो हर कंपोनेंट का आपको मोल्स पता हो तो पीवी को nRT लगा दीजिए, या फिर मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। तो आपको पहली बात तो यहाँ पे हर कंपोनेंट के मोल्स भी पता नहीं है, राइट। तो पहले आपको हर कंपोनेंट के मोल्स निकालने पड़ेंगे। अगर हर कंपोनेंट के मोल्स मिल गए तो मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल से आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो चलिए तो हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हर कंपोनेंट का मोल्स निकालना, कैसे निकाला जा सकता है। इंफॉर्मेशन आपको गिवन है T = 0 पर 3 मोल, राइट।
हम इक्विलिब्रियम की बात करें कि जब इक्विलिब्रियम आ गया तो 3 में से x मोल कम हो चुका है, राइट। अगर इसमें से ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल और ये भी 1 मोल प्रोड्यूस होगा। अगर ये x मोल कम हो रहा है तो यहाँ पर भी x मोल प्रोड्यूस होगा और यहाँ पर भी x मोल प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अभी हम टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये कितना होगा 3 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये मिल जाएगा 3 प्लस एक्स। तो इतने मोल्स इक्विलिब्रियम पर प्रेजेंट होंगे। अब अगर आपको ये x का वैल्यू मिल जाएगा तो आपका काम बन सकता है कि अगर x का वैल्यू मिल गया तो आपको PCl5 के मोल्स भी पता लग गए, PCl3 के मोल्स भी पता लग गए और Cl2 के मोल्स भी पता लग गए। तो ये x निकालने के लिए अब आपको इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि इक्विलिब्रियम पर वॉल्यूम कंटेनर का इतना है और यहां पर टेम्परेचर इतना है, ठीक है। क्या आपको इक्विलिब्रियम का प्रेशर गिवन है क्या इक्विलिब्रियम का प्रेशर गिवन है? इक्विलिब्रियम का प्रेशर भी आपको गिवन है कि 2.05 atm यहाँ पर प्रेशर इक्विलिब्रियम पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अब हम क्या बोल सकते हैं, एट इक्विलिब्रियम n मोल्स कितना होगा, 3 प्लस ac है, n कितना होगा PV अपॉन RT के बराबर। तो प्रेशर आपको गिवन है 2.05 इंटू वॉल्यूम है 100 लीटर अपॉन R का वैल्यू कितना है 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना है 500 केल्विन। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू 5 के बराबर आएगी। 4.99 रहेगा, उसको आप राउंड ऑफ करके 5 ले लीजिएगा कैलकुलेशन इजी करने के लिए, ठीक है। तो अब आपको टोटल मोल्स कितना मिला है, बिकॉज यहाँ पे प्रेशर इक्विलिब्रियम का था, वॉल्यूम इक्विलिब्रियम का था, टेम्परेचर भी इक्विलिब्रियम का था, तो मोल्स कौन से मिलेंगे जो इक्विलिब्रियम पर प्रेजेंट होंगे। इक्विलिब्रियम पे मोल्स कितना है 3 प्लस एक्स, तो 3 प्लस एक्स किसके बराबर है 5 के बराबर। तो एक्स का वैल्यू कितना मिला आपको 2, एक्स का वैल्यू आपको मिल गया, राइट। अब एक्स का वैल्यू मिल गया तो यहाँ पे मोल्स ऑफ PCl5 कितना होगा, मोल्स ऑफ PCl5 कितना है यहाँ पर 3 माइनस एक्स मीन 3 माइनस 2 मीन 1 मोल PCl5 का बचा हुआ है। मोल्स ऑफ Cl2 एंड मोल्स ऑफ PCl3 दोनों ही कितना है x, यानी कितना होगा दोनों ही 2 मोल। तो अब आपको सभी के मोल्स पता है। टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम कितना होगा 3 प्लस एक्स यानी 5, ये तो आप यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो अब आपको यहाँ पे पता है हर कंपोनेंट के कितने कितने मोल्स होंगे और यहाँ पर पार्शियल प्रेशर क्या होगा वो हम निकाल सकते हैं। तो हर कंपोनेंट के मोल्स पता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 कितना होगा मोल्स अपॉन टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 कितना होगा मोल्स अपॉन टोटल मोल एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 कितना होगा मोल्स अपॉन टोटल मोल ऑफ Cl2, राइट। अब आपको हर कंपोनेंट के मोल्स पता है। आपको अब यहाँ पे क्या करना है, मोल फ्रैक्शन पता है तो आप पार्शियल प्रेशर निकाल लीजिए। तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 इंटू P टोटल एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर कितना है। तो PCl5 का मोल फ्रैक्शन कितना मिला आपको 1/5 इंटू P टोटल कितना है 2.05। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 दोनों का ही मोल फ्रैक्शन सेम है, तो दोनों का ही पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा सिमिलर होगा। तो मोल फ्रैक्शन कितना है 2/5 इंटू टोटल प्रेशर 2.05, राइट। अब यहाँ पे बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कीजिए, Kp कितना होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, राइट। तो PCl3 कितना है, PCl3 का पार्शियल प्रेशर 2/5 इंटू 2.05 इंटू 2/5 Cl2 के लिए इंटू 2.05 अपॉन PCl5 का कितना है 1/5 अपॉन इंटू 2.05। तो एक 2.05 से एक 2.05 उड़ा दीजिएगा, एक 1/5 से एक 1/5 उड़ा दीजिएगा, बचा कितना 4/5 इंटू 2.05। ये ATM है, ये ATM है, ये ATM है। एक ATM से एक ATM कैंसिल आउट हो जाएगा, यूनिट क्या बचेगा ATM। तो मल्टीप्लाई करके आप फाइनल आंसर यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन आपको a 10 लीटर बॉक्स कंटेन O3 मींस ओजोन एंड O2 एट इक्विलिब्रियम एट 2000 केल्विन टेम्परेचर। Kp आपको गिवन है 4 इंटू 10⁻14 ATM फॉर रिएक्शन। तो रिएक्शन गिवन है आपको 2O3 से 3O2 बन रहा है।
assume that partial pressure of O2 is very greater than partial pressure of O3 and if total pressure is 8 atm then calculate partial pressure of O3। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़िए, समझिए। इक्वेशन क्या है गिवन है वो मैं लिख देता हूं। तो 2O3 से 3O2 बन रहा है। इसके लिए आपको यहाँ पे टोटल प्रेशर गिवन है कि दोनों का टोटल प्रेशर कितना है, केपी का वैल्यू गिवन है कितना, 4 × 10⁻14। आपको बताना है पार्शियल प्रेशर ऑफ O3 यहां पर क्या होगा। ठीक है, कंडीशंस आपको गिवन है। अब पहले तो कोशिश करें आप खुद से सॉल्व कर पाए, नहीं होता है तो चेक कीजिए कैसे करना है। अब आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 वेरी ग्रेटर देन पार्शियल प्रेशर ऑफ O3। ठीक है, अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे इसका भी कुछ प्रेशर होगा, इक्विलिब्रियम पे इसका भी कुछ प्रेशर होगा। आपको दोनों का ही प्रेशर गिवन नहीं है, राइट, बट दोनों के प्रेशर का सम गिवन है। ठीक है, हम मान लेते हैं यहाँ पे लेट एट इक्विलिब्रियम पर यहाँ पे ये x atm है और ये y atm है। ठीक है, O3 का प्रेशर x atm है, O2 का प्रेशर y atm है, तो y का वैल्यू क्या है, x के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 y atm, पार्शियल प्रेशर ऑफ O3 x atm, y का वैल्यू x के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है और y प्लस x का सम क्या है यहाँ पर 8 atm के बराबर है। ठीक है, अब अगर हम Kp की बात करें तो Kp क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्यूब अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ O3 स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना गिवन है, 4 × 10⁻14। अब ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। अब देखिए Kp का वैल्यू बहुत हाई है, इसका मीन्स क्या होगा, ऊपर वाला वैल्यू बड़ा होगा और नीचे वाला वैल्यू छोटा होगा। ऐसे ही आप प्रेडिक्ट करेंगे कि अगर यहाँ पे इसका वैल्यू बहुत बड़ा है तो इसका मीन्स क्या है, ऊपर वाला वैल्यू बहुत बड़ा होगा और नीचे वाला 10⁻14 बहुत बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, तो इस रेशियो से आप क्या सोच सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर वाले जो भी आप ऊपर वैल्यू पुट करें उसका वैल्यू बड़ा होगा और जो नीचे पुट करें उसका वैल्यू छोटा होगा। दूसरा आपको बोला भी है सीधा सीधा कि y क्या है, x के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, तो y प्लस x क्या है 8 atm के बराबर है, बट यहाँ पे y का वैल्यू x के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, तो आप क्या बोल सकते हैं, y प्लस x को किसके बराबर पुट कर सकते हैं, y के बराबर, यानी y का वैल्यू कितना ले सकते हैं 8 atm। यानी यहाँ पर y के अंदर जितना भी वैल्यू आप ऐड कर रहे हैं यानी x का, तो x का वैल्यू y के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है कि अगर आप उसको ऐड भी ना करें तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, ये नेग्लिजिबल है बट जीरो नहीं है, x का वैल्यू नेग्लिजिबल है बट जीरो नहीं है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे कुछ ना कुछ अमाउंट तो प्रेजेंट होगा ही, बट वो y के रेस्पेक्ट में यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, x को y के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो अब आप नेग्लेक्शन करके यहाँ पे y को पुट कीजिए, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या था, y क्यूब अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 4 × 10⁻14। y का वैल्यू कितना है 8 क्यूब अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 4 × 10⁻14। यहां से x का वैल्यू निकालिए, कितना होगा ये 2 × कैंसिल आउट कर दे, 8 को 4 से 2 टाइम्स 8 स्क्वायर अपॉन 10⁻14 इक्वल टू x स्क्वायर। इसको हमने यहाँ पे ले आए, 8 4 से 1 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो ये x स्क्वायर के बराबर। अब रूट ले लीजिए, x कितना होगा 8 स्क्वायर का रूट कितना होगा 8 अपॉन 10⁻7, रूट लेंगे तो ये मिलेगा। चलिए पूरा करते हैं, इंटू 2 × 10⁻14, इसका रूट लीजिए तो कितना बचेगा 8√2 अपॉन 10⁻7 या फिर 8√2 × 10⁻7, तो ये आपको मिला पार्शियल प्रेशर ऑफ O3। अब देख लीजिए 10⁻7 की रेंज में है और ये 8, तो 8 में अगर आप 8√2 × 10⁻7 का एडिशन करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, बहुत ही नेग्लिजिबल होगी। इसके रेस्पेक्ट में ये वैल्यू बहुत छोटी है, इसलिए हम यहाँ पर ये वाला पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एप्लीकेशन क्या है, उससे हमें और क्या चीजें पता लग सकती है। यस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हम निकालते हैं वो कब निकाला जाता है, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ चुकी होती है। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, रिएक्टेंट के मोल्स या प्रोडक्ट के मोल्स या उनका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट हो जाता है, तो उनका रेशियो भी जो आपको मिलता है वो क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट, ये पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको पता है
तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से आप बता सकते हैं कि रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा। मींस अभी अगर आपको एक्सपेरिमेंट करके आप देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट से आपको पता लगा है कि अगर मोल्स कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो रिएक्शन क्या होगी, इक्विलिब्रियम पे होगी। बट थ्योरेटिकली हम कैसे पता लगाएं कि कोई गिवन इक्वेशन है वो इक्विलिब्रियम पर है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए अगर हम बात करें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब निकाला जाता है, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में थ्योरेटिकली हम क्या करेंगे कि मोल्स का रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है और किसके बराबर होता है, केसी के बराबर होता है, केपी के बराबर। ठीक है, अगर प्रेशर का रेशियो ले रहे हैं तो केपी के बराबर, और अगर एक्टिव मास का रेशियो ले रहे हैं वो तो केसी के बराबर। ठीक है, अब अगर आपको रिएक्शन में जो भी कंपोनेंट है उनके मोल्स का वैल्यू गिवन है, तो उस मोल्स के वैल्यू के रेशियो के बेसिस पर या एक्टिव मास के रेशियो के बेसिस पर आप ये बता सकते हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होगी या नहीं होगी। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो इक्विलिब्रियम पे आने के लिए रिएक्शन को किस डायरेक्शन में मूव कराएं कि वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ जाए। ठीक है, कहने का क्या मीन्स है वो मैं आपको एग्जांपल के बेसिस पे बताता हूं कि सपोज कोई रिएक्शन है A प्लस बी से C प्लस डी बन रहा है, राइट, सभी गैसेस कंपोनेंट है। तो हम क्या बोलेंगे, एट इक्विलिब्रियम Kc का वैल्यू क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ C, एक्टिव मास ऑफ D अपॉन एक्टिव मास ऑफ A एंड एक्टिव मास ऑफ B, राइट। इक्विलिब्रियम पे C, D, A, B इनके मोल्स और जो एक्टिव मास है यानी कंसंट्रेशन, उसका वैल्यू क्या रहना है, कांस्टेंट, तो उनका जो रेशियो मिलेगा वो भी कांस्टेंट। ठीक है, अब सपोज आपको क्वेश्चन में इसका वैल्यू गिवन है, ठीक है, और पूछ लिया जाए कि बताओ रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है या नहीं है। अब अगर क्वेश्चन में Kc का वैल्यू गिवन है तो इसका मींस ये नहीं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर ही होगी। जब तक बोला ना जाए हम कंसीडर नहीं करेंगे कि जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं उसमें बोला गया है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, इक्विलिब्रियम पे प्रेशर ये है, वॉल्यूम ये है या टेम्परेचर ये है। ठीक है, Kc गिवन होने का मींस ये कतई नहीं होता है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर ही है। आपको चेक करना होगा कि क्या वाकई में रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। तो कैसे चेक करेंगे कि ये तो हमने क्या निकाला है, ये रेशियो इक्विलिब्रियम पे निकाला है। अब अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो भी हम ये रेशियो तो निकाल सकते हैं। अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं है तो भी ये रेशियो निकाला जा सकता है। तो हम क्या बोले, एट एनी पॉइंट ऑफ रिएक्शन रेशियो ऑफ एक्टिव मास of product and reactant is known as reaction quotient Q, राइट। अभी हम बात करें कि ये तो जो हमने Kc की बात की वो एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पर है। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो भी हम प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट के एक्टिव मास का रेशियो भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई कोफिशिएंट है तो वो पावर में पुट कर देंगे। ठीक है, अभी हम विदाउट कोफिशिएंट ही बात कर रहे हैं, अगर कोफिशिएंट होगा तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर दी जाएगी। तो अगर यहाँ पे रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो भी हम रेशियो तो ले सकते हैं। तो जो किसी भी पॉइंट पर अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एक्टिव मास का रेशियो लेते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट QC। अगर कंसंट्रेशन टर्म है तो QC हो जाएगा, और अगर पार्शियल प्रेशर का रेशियो ले रहे हैं तो वो क्या होगा, QP। जैसे Kc और Kp होता है वैसे ही QC और QP भी होगा। तो अगर हम QC की बात करें, QC क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ C, एक्टिव मास ऑफ D, एक्टिव मास ऑफ A, एक्टिव मास ऑफ B एट एनी पॉइंट, किसी भी टाइम पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास QC का वैल्यू है और जो रिएक्शन में आपको Kc का वैल्यू गिवन है उन दोनों को कंपेयर करेंगे। जो ये वैल्यू है QC का वैल्यू रिएक्शन कोएफिशिएंट और जो Kc का वैल्यू उन दोनों को कंपेयर करिए। इन दोनों के कंपैरिजन से आपको पता लगेगा कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है या नहीं है। तो इफ QC इज इक्वल टू Kc, अगर यहाँ पे जो Kc का वैल्यू है और यहाँ पे जो QC का वैल्यू है वो दोनों बराबर आ रहा है, इसका मीन्स क्या हुआ कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। इट मींस रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। तो अगर
अब आपको पता करना है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है, तो क्या करना होगा कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एक्टिव मास का रेशियो ले लो, जो वैल्यू मिले उसको केसी से या केपी से कंपेयर कर दो, राइट। अच्छा, ये बात भी ध्यान रखिए कि अगर यहाँ पे आप कंसंट्रेशन का ले रहे हैं तो केसी मिलेगा, तो यहाँ पे भी आपको क्या लेना है, कंसंट्रेशन को ही लेना है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से केसी ले रहे हैं और यहाँ पे केपी ले रहे हो और आप बोले भाई सिमिलर ही नहीं आ रही है। तो यहाँ पे अगर आप कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग केसी दिया हुआ है तो यहाँ पे भी क्यूसी ही निकालना है। क्यूसी मींस कंसंट्रेशन का रेशियो लेना है एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी यहाँ पर यूज में लेंगे। तो अगर दोनों सिमिलर आ गई तो इसका मींस ये जो कंडीशन आपको गिवन है या जो इधर एक्टिव मास का वैल्यू गिवन है वो कौन सा वाला वैल्यू है, जो इक्विलिब्रियम पर है, यानी रिएक्शन क्या होगी, इक्विलिब्रियम पर होगी। अभी इक्वल है, हो सकता है इक्वल भी ना आए, तो इफ QC इज ग्रेटर देन KC, QC का वैल्यू क्या है, KC से ज्यादा है। तो अगर QC का वैल्यू KC से ज्यादा है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आने के लिए क्या करेगी, QC को कम करेगी। QC जैसे से कम होएगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो KC के बराबर हो जाएगा, तो उस पॉइंट पे रिएक्शन क्या होगी, इक्विलिब्रियम पर आ जाएगी। तो अब अगर QC को चेंज करना है तो इनको ऊपर और नीचे वाली कंसंट्रेशन को चेंज करना पड़ेगा। QC एक्चुअली है क्या, QC है क्या, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट एंड एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट का ही तो रेशियो है। QC क्या है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एक्टिव मास का रेशियो। तो अब अगर QC का वैल्यू KC से बड़ा है, अगर QC का वैल्यू KC से बड़ा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो कंडीशन गिवन है उसके अंदर प्रोडक्ट का अमाउंट इक्विलिब्रियम के रेस्पेक्ट में ज्यादा है। QC का वैल्यू ज्यादा होने का क्या मीनिंग है, अगर इसका वैल्यू बड़ा है तो इसका मीन्स क्या है, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी और नीचे वाली वैल्यू छोटी होगी। समझ पा रहे हैं कि अगर QC का वैल्यू KC से बड़ा है तो इसका मींस क्या होगा कि प्रोडक्ट का अमाउंट यहाँ पे ज्यादा है, किसके रेस्पेक्ट में, इक्विलिब्रियम वाले अमाउंट के रेस्पेक्ट में। तो अगर प्रोडक्ट को कम करना है तो रिएक्शन को किधर जाना पड़ेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो इफ QC इज ग्रेटर देन KC देन टू अचीव इक्विलिब्रियम reaction will move in backward डायरेक्शन। क्लियर। तो QC का वैल्यू बढ़ा है तो QC को आप कैसे समझ सकते हैं, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एक्टिव मास का रेशियो। QC का वैल्यू बढ़ा है यानी प्रोडक्ट का अमाउंट, यहां पर जो कंडीशन गिवन है उसमें प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा है, किसके रेस्पेक्ट में, इक्विलिब्रियम के रेस्पेक्ट में। तो इस प्रोडक्ट को कम करना है तो किधर भेजना पड़ेगा, रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर। एक और कंडीशन ले लें, थर्ड कंडीशन, इफ QC इज लेस देन KC, तो QC का वैल्यू KC के रेस्पेक्ट में कम है। अब इसका मींस क्या होगा, QC कम होने का मींस क्या होगा, QC कम है तो QC क्या होगा, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एक्टिव मास का रेशियो। तो QC का वैल्यू कम होने का मींस क्या है, प्रोडक्ट का अमाउंट कम होना या रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा होना। रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा होगा तभी तो QC का वैल्यू छोटा होगा, राइट। अब रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा किसके रेस्पेक्ट में है, इक्विलिब्रियम के रेस्पेक्ट में। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अच्छा यहाँ पे ये बोल दें QC इज ग्रेटर लेस देन KC, इट मींस रिएक्टेंट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट is greater than equilibrium condition, राइट। तो जो यहाँ पे QC का जो वैल्यू, QC में जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का अमाउंट गिवन है उसमें रिएक्टेंट का अमाउंट इक्विलिब्रियम के रेस्पेक्ट में ज्यादा है। तो रिएक्टेंट को अगर कम करना है तो रिएक्टेंट को कम करने के लिए रिएक्शन को कहां जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देन टू अचीव equilibrium reaction will move in forward direction। क्लियर। तो ये तीन कंडीशन है। तो अगर QC का वैल्यू KC के बराबर है तो मींस रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, तो जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी। अगर QC का वैल्यू ज्यादा है तो इसका मींस प्रोडक्ट का अमाउंट उस कंडीशन में ज्यादा है। तो यहां पे भी हम क्या बोल सकते हैं, इट मींस प्रोडक्ट, इट मींस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट
is greater than equilibrium amount of प्रोडक्ट। क्लियर, समझ पा रहे हैं ये पॉइंट? तो अगर क्यूसी का वैल्यू बड़ा है तो मीन प्रोडक्ट का अमाउंट इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट में ज्यादा है, तो प्रोडक्ट को कम करने के लिए रिएक्शन का हमें भेजना पड़ेगा बैकवर्ड में, पीछे डायरेक्शन भेज दो। और अगर क्यूसी का वैल्यू कम है तो इसका मींस रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में? इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट में। तो इक्विलिब्रियम के रिस्पेक्ट में यहाँ पे रिएक्टेंट ज्यादा है तो उसको कम करने के लिए कितना भेजना पड़ेगा? फॉरवर्ड में भेजना पड़ेगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि भाई ये तो समझ में आ रहा है कि रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा हो सकता है, कि हमने इनिशियली रिएक्शन स्टार्ट की तो इनिशियली तो रिएक्टेंट ज्यादा होगा, कम होते होते टाइम लगेगा, तो उसको इक्विलिब्रियम अचीव करने में टाइम लग गया। ठीक है, तो जो गिवन कंडीशन थी सपोज वहां पे इक्विलिब्रियम नहीं आया, पर जैसे जैसे रिएक्टेंट खत्म होता गया इक्विलिब्रियम आ गया। अब आप बोलेंगे प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा कैसे हो गया? प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा होने से पहले भी इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता था। तो इसको आप कैसे समझ सकते हैं कि सपोज कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर थी, आपने उसमें ऊपर से प्रोडक्ट मिला दिया, कि ये रिएक्शन सपोज इक्विलिब्रियम पे थी, आपने सीओडी मिला दिया, तो सीओडी मिला दिया तो क्या हो गया? प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा हो गया, तो उसको कम करने के लिए क्या? रिएक्शन को बैकवर्ड में जाना पड़ेगा। इस चीज को हम यहाँ पर ली चैटले प्रिंसिपल के अंदर भी समझेंगे। क्लियर है? तो हमारे पास यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला कि अगर ये नोट कीजिएगा सर आप, कंक्लूजन क्या निकला कि अगर क्यूसी केसी के बराबर है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। अगर क्यूसी का वैल्यू केसी से ज्यादा है तो इसका मींस क्यूसी का वैल्यू बड़ा है तो मींस प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा है। प्रोडक्ट को कम करने के लिए रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी? बैकवर्ड शिफ्ट। कब तक शिफ्ट होगी ये? जब तक कि इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता। इक्विलिब्रियम आने के बाद रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड में इक्वल रेट से चलने लगेगी। और थर्ड, अगर क्यूसी का वैल्यू केसी से कम है तो क्यूसी का वैल्यू कम है तो मींस यहाँ पर क्या होगा? रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा है। आप चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं प्रोडक्ट का अमाउंट इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम के रेस्पेक्ट में ज्यादा है, यहाँ पे रिएक्टेंट का अमाउंट इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम के रेस्पेक्ट में ज्यादा है, तो रिएक्शन क्या होगी? रिएक्टेंट को कम करने के लिए कहां जाएगी? फॉरवर्ड में। क्लियर? तो दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम एक ग्राफ यहां पे ड्रॉ कर देते हैं कि जब हमने रिएक्शन को स्टार्ट किया क्यूसी का ग्राफ, क्यूसी या क्यूपी, अगर कंसंट्रेशन यूज में ले लें तो उसको क्यूसी से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर एक्टिव मास में प्रेशर है तो उसको क्यूपी से रिप्रेजेंट करेंगे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के साथ। तो क्यूसी या क्यूपी क्या है? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट या एक्टिव मास का ही तो रेशियो है किसी भी टाइम पर। तो इनिशियली रिएक्टेंट बहुत ज्यादा होंगे, इनिशियली प्रोडक्ट जीरो होगा, तो ये प्रोडक्ट का वैल्यू इनिशियली जीरो होगा, तो क्यूसी का वैल्यू क्या होगा? जीरो। और इनिशियली जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती जाएगी तो रिएक्टेंट का अमाउंट कम होता जाएगा और प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा, तो क्यूसी का वैल्यू भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह का आपको ग्राफ मिलेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब क्यूसी या क्यूपी का वैल्यू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। जब क्यूसी या क्यूपी का वैल्यू कांस्टेंट हो गया उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम बोलेंगे। यानी यहाँ इस पॉइंट पे क्यूसी का वैल्यू किसके बराबर? केसी के बराबर, या क्यूपी का वैल्यू किसके बराबर? केपी के बराबर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या ये पॉइंट? क्लियर है? तो यहाँ पे इनिशियली रिएक्टेंट बहुत ज्यादा था, प्रोडक्ट का अमाउंट जीरो था। जब रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुई है t इक्वल टू जीरो पर, तो प्रोडक्ट जीरो था तो क्यूसी का वैल्यू क्या होगा? जीरो। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा, रिएक्टेंट का कम होगा, तो क्यूसी का वैल्यू बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा? जब तक कि ये केसी के बराबर, अगर क्यूसी है तो केसी के बराबर और क्यूपी है तो केपी के बराबर नहीं हो जाता। क्लियर? तो ये क्या है? डायरेक्शन को हम पता लगा सकते हैं कि अगर आपको क्यूसी और केसी का वैल्यू पता है तो उसको आप कंपेयर करके बता सकते हैं कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही होगी ताकि इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं। प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट का मींस क्या है? रिएक्शन कितना हो चुकी है, राइट? यानी रिएक्शन में हम ये देखना चाह रहे हैं कि रिएक्शन में कौन ज्यादा है, प्रोडक्ट ज्यादा है या रिएक्टेंट ज्यादा है। अब देखिए जैसे हमने ग्राफ बनाया था कि तीन तरह के ग्राफ बनाए थे हमने, कंसंट्रेशन के साथ, कंसंट्रेशन का टाइम के साथ, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के साथ। मे बी इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बराबर हो, मे बी इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो और प्रोडक्ट का ज्यादा हो, मे बी इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम हो। तो तीनों कंडीशन पॉसिबल हो सकती है कि हो सकता है इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो,
हो सकता है इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो सकता है इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट का ज्यादा हो, प्रोडक्ट का कम हो, राइट। तो अभी हम यहाँ पे इन दो कंडीशन में बात करें कि अगर हम के निकालना चाहें तो के क्या होगा, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो। तो जहां पे प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा है और रिएक्टेंट का अमाउंट कम है तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, इसका वैल्यू बड़ा है, इसका वैल्यू छोटा है, तो के का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, 1 से तो ज्यादा ही होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, के का वैल्यू निकालें तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम है, ये जो ये यहाँ पे ये वाले वाई एक्सिस है वो किसका है, कंसंट्रेशन का। कल लास्ट क्लास में ग्राफ ड्रॉ किया था, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इसका वैल्यू कैसा मिलेगा आपको, छोटा। तो यहाँ पे के की वैल्यू के बेसिस पर आप ये कंपेयर कर सकते हैं कि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कब मिला, जब प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा था तब, या रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा था तब। इसमें आपको इक्विलिब्रियम कब मिला, जब प्रोडक्ट का अमाउंट रिएक्टेंट से ज्यादा था, और इसमें इक्विलिब्रियम कब मिला, जब रिएक्टेंट का अमाउंट प्रोडक्ट से ज्यादा हो, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बेसिस पे आप ये बता सकते हैं कि रिएक्शन में किसका अमाउंट ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का रिएक्टेंट से बहुत ज्यादा होगा या रिएक्टेंट का प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पर दो कंडीशन गिवन है, इफ k इज ग्रेटर देन 10⁻³ 10⁻³ से अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc या Kp दोनों ही हम बात कर रहे हैं, K का मींस क्या है, या तो Kc या Kp या Kx, जो भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात की जा रही है। तो अगर K का वैल्यू 10⁻³ से ज्यादा है तो इसका मींस क्या है, K का वैल्यू बड़ा है, K का वैल्यू बड़ा का मींस क्या है, प्रोडक्ट ज्यादा है। अब ये 10⁻³ यानी 1000 से भी बड़ी वैल्यू है, इसका मींस प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो इफ K is greater than 10⁻³ then at equilibrium amount of product is very greater than या very larger than reactant. It means equilibrium is product dominant, यानी इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा, जब बहुत सारा प्रोडक्ट बन गया होगा और रिएक्टेंट बहुत छोटा बचेगा। तो अगर हम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन की बात करें तो क्या होगा, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में बहुत ही ज्यादा होगा। क्लियर। सेकेंड कंडीशन ले लें, if k is less than 10⁻³ -3 यानी k का वैल्यू 10⁻³ से भी छोटा है, बहुत छोटा है, इसका मींस k का वैल्यू बहुत छोटा होने का मींस क्या है, रिएक्टेंट का अमाउंट बहुत ही ज्यादा है। तो इसका मींस हम क्या बोले, देन एट इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट का अमाउंट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, हो सकता है आपको ठीक से नजर नहीं आ रहा हो, पर जो मैं डिक्टेट कर रहा हूं उसको सुन के आप नोट डाउन कीजिएगा। देन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज वेरी लार्जर देन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। इट मीन्स equilibrium is reactant dominant, राइट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का अमाउंट क्या होगा, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में बहुत ही कम होगा, राइट। तो जब ये वाली कंडीशन में जब हमने रिएक्शन स्टार्ट की थी तो उसमें कुछ टाइम बाद जब बहुत सारा प्रोडक्ट बना तब जाके इक्विलिब्रियम मिला, और इसमें क्या होगा, आपने रिएक्टेंट को मिलाया और हाथों हाथ इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, क्योंकि रिएक्शन को प्रोडक्ट के साइड इक्विलिब्रियम पर आने के लिए ज्यादा प्रोडक्ट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रोडक्ट बनेगा पर बहुत ज्यादा इसमें नहीं बन रहा होगा। तो अगर 10⁻³ से ज्यादा के का वैल्यू है तो रिएक्शन में प्रोडक्ट डोमिनेंट होंगे, यानी प्रोडक्ट का अमाउंट रिएक्टेंट से बहुत ज्यादा होगा। और अगर के का वैल्यू 10⁻³ से कम है तो रिएक्शन में रिएक्टेंट का अमाउंट प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरीके से वेरी होता है या किस पर डिपेंड करता है। जैसे देखिए, जब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए गए रिएक्शन पर, तो जब
भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर थी तो उस पर डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस करके देखे गए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरीके से वेरी हो रहा है। तो जब वहां पर एक्सपेरिमेंट किया तो कोई रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पर आई, कैसे पता लगेगा कि कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है? जब इक्विलिब्रियम पे होगी तो वहां पे पर्टिकुलर कंपोनेंट जो भी रिएक्टेंट है उनका कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा, और कोई गैसेस कंपोनेंट बन रहा है तो वहां पे प्रेशर भी क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो टाइम के साथ वो प्रेशर या कंसंट्रेशन वेरी नहीं होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि रिएक्शन क्या हो गई? इक्विलिब्रियम पर आ गई। ठीक है, रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में सिमिलर रेट से चलेगी तो इक्विलिब्रियम पर आ जाएगी। अब जो रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है उसमें डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस किए गए, और चेंजेस करके देखा क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो पहले वैल्यू था और जो बाद में वैल्यू है बराबर आ रहा है क्या। तो जो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे थी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला, फिर उसमें रिएक्टेंट डाल के देखा या उसमें कुछ अमाउंट प्रोडक्ट का डाल के देखा, और फिर जब रिएक्शन वापस से कुछ टाइम बाद इक्विलिब्रियम पे आई, क्योंकि कोई भी रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पर है उसमें कुछ भी चेंज करते हैं तो कुछ टाइम बाद वो वापस से इक्विलिब्रियम पर आ जाती है। अब आप बोलेंगे भाई कैसे कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो कैसे कर सकते हैं कि हमने सपोज किचन में एक कंटेनर लिया, उसमें पानी डाला, उसको ऊपर से ढक दिया प्लेट से और उसको हीट कर रहे हैं। ठीक है, हीट करने पे क्या होगा? अगर कंटेनर क्लोज है तो क्या पूरा वाटर वेपोराइज हो जाएगा? क्या नहीं होगा, उसमें क्या होगा? कुछ टाइम बाद इक्विलिब्रियम आ जाता है। अब आप क्या कीजिए, प्लेट को हटा दीजिए और जो स्टीम है उसको बाहर निकाल दीजिए। स्टीम को बाहर निकाल देंगे, उसके बाद वापस से प्लेट ढक दीजिए, तो क्या होगा? वापस से कुछ टाइम बाद वापस से इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आप रिएक्शन में कुछ चेंज करते हैं तो रिएक्शन क्या करती है? वहां पे उस चेंज के वो वापस से एडजस्ट करके इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करती है। तो ये एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि अगर आप रिएक्शन में जो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पर है उसमें आप कुछ रिएक्टेंट मिला दो या प्रोडक्ट मिला दो या प्रेशर चेंज कर दो या वॉल्यूम चेंज कर दो या कैटलिस्ट मिला दो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है और बिल्कुल याद रखना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना तो कंसंट्रेशन से चेंज होता है, ना प्रेशर से चेंज होता है, ना वॉल्यूम चेंज करने से चेंज होता है, ना यहाँ पे कैटलिस्ट मिलाने से चेंज होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वैल्यू होता है वो हमेशा फिक्स रहता है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये बिल्कुल चीज आपको पता होना चाहिए, ये आपको अभी फिलहाल ये याद रखना है, क्योंकि ये विदाउट एक्सपेरिमेंट इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो जब आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट याद रखिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, उसके अलावा रिएक्शन कोएफिशिएंट पर भी, रिएक्शन के कोएफिशिएंट पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कैसे डिपेंड करता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पर और रिएक्शन कोएफिशिएंट पर डिपेंड करता है, उसके अलावा किसी भी बात पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? तो उसके अलावा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन को आपस में कैसे हम यहाँ पर कोरिलेट करते हैं वो देख लेते हैं। कि अभी आपको बोला कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 बातों पे डिपेंड करता है, किस पर? एक तो टेम्परेचर पर और एक रिएक्शन के कोएफिशिएंट पर। उसके अलावा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी भी बात पे डिपेंड नहीं करेगा, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर हम कंसंट्रेशन, अब आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे कंसंट्रेशन का रेशियो है तो उस पर डिपेंड करना चाहिए, नहीं करता है। वो ली चैटले प्रिंसिपल में हम पढ़ेंगे क्यों नहीं करता है। तो अगर कंसंट्रेशन चेंज करें तो कुछ टाइम बाद वापस से इक्विलिब्रियम अचीव होता है और उसका जो के का वैल्यू होगा वो इनिशियल वाले के बराबर ही होगा, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, अब क्या क्या पॉइंट है यहाँ पे देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में। अगर कोई रिएक्शन आपको गिवन है, ऑन मल्टीप्लाइंग any reaction by coefficient n, then equilibrium constant of new reaction becomes k power n। अब इसका क्या मीनिंग है कि सपोज कोई रिएक्शन है a प्लस बी से c प्लस डी बन रहा है। ठीक है, अभी ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, हमने क्या किया यहाँ पे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला k, तो ये क्या होगा? एक्टिव मास ऑफ c एक्टिव मास ऑफ d अपॉन एक्टिव मास ऑफ a इनटू एक्टिव मास ऑफ b। अब हम क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 2a प्लस 2b क्या बनाएगा? 2c प्लस 2d। राइट, इसका
इसका के हम देखें K1, सपोज इसको K1 ले लीजिए। K2 की बात करें तो K2 क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ C, जो भी कोएफिशिएंट है वो कहां पे पुट करना है, पावर में। एक्टिव मास ऑफ D, जो भी कोएफिशिएंट है वो कहां पे पुट करना है, पावर में, अपॉन एक्टिव मास ऑफ A, जो भी कोएफिशिएंट है पावर में, और एक्टिव मास ऑफ B, जो भी कोएफिशिएंट है वो पावर में पुट कर दीजिए। अब क्या K2 और K1 को आप कोरिलेट कर सकते हैं? इन दोनों में क्या रिलेशन होगा कि अगर आप यहाँ पे K1 का स्क्वायर कर दें तो यहाँ पे भी C स्क्वायर, यहाँ भी D स्क्वायर, यहाँ भी A स्क्वायर, B स्क्वायर आएगा, तो आप क्या बोल सकते हैं, K2 क्या होगा, K1 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब क्या करें यहां पर, सपोज इस रिएक्शन को आप क्या करिए, 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, 1/2 ऑफ A प्लस 1/2 ऑफ B, 1/2 ऑफ C, 1/2 ऑफ D। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लीजिए K3। K3 क्या होगा, C पावर हाफ, D पावर हाफ, A पावर हाफ एंड B पावर हाफ। तो अब यहाँ पे K1 और K3 को आप कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे सबका पावर हाफ है, तो अगर K1 का रूट ले लें तो सबका पावर भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। रूट का मींस क्या होता है, पावर हाफ। तो यहां से आप क्या बोल सकते हैं, K3 क्या होगा, रूट ऑफ K1 के बराबर होगा। क्लियर? तो यहां से क्या पता लग रहा है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रिएक्शन के कोएफिशिएंट पे। तो अगर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका चेंज कर दें तो वहां पे जो एक्सप्रेशन ऑफ Kc या Kp वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अगर आप किसी भी रिएक्शन को किसी पर्टिकुलर कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज n से मल्टीप्लाई किया तो n कहां चला जाएगा, पावर में। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 कहां चला गया, इसकी पावर में। तो सभी कोएफिशिएंट, सभी कंपोनेंट के पावर में क्या आ जाएगा, 2। अगर इसको हमने इस रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, इनिशियल का पावर हाफ हो जाएगा। क्लियर? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पर डिपेंड करता है, यहाँ पे n पर भी या कोएफिशिएंट पर भी डिपेंड करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर किसी रिएक्शन को आप किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फैक्टर कहां चला जाएगा, उस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में पावर पे चला जाएगा। राइट? नेक्स्ट सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि अगर हम रिएक्शन को रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या होता है, इन्वर्ट हो जाता है। कैसे कि सपोज रिएक्शन गिवन आपको A प्लस B से C प्लस D बन रहा है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, K1 का वैल्यू कितना होगा, एक्टिव, इसको लेते हैं K4। K4 का वैल्यू क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ C, एक्टिव मास ऑफ D, एक्टिव मास ऑफ A एंड एक्टिव मास ऑफ B। अब हम क्या करें, रिएक्शन को इन्वर्ट कर दें, रिवर्स कर दें। तो यहाँ पे रिवर्स करने का मीन C प्लस D से क्या बन जाए, A प्लस B। तो K5 क्या होगा यहाँ पर, एक्टिव मास ऑफ A, एक्टिव मास ऑफ B अपॉन एक्टिव मास ऑफ C एंड एक्टिव मास ऑफ D। तो इन दोनों को कंपेयर करें, अगर हम इसको उल्टा कर देते तो यही मिल जाता। राइट? तो हम क्या बोल सकते हैं, K5 क्या होगा, 1 अपॉन K4 के इक्वल होगा। कि यहाँ पे अगर आप इसको अपॉन में डाल दें तो ये अपने आप उल्टा होके आपको यही दे देगा। अब हम सपोज ऐसा कर दें, रिवर्स भी कर दिया और किसी पर्टिकुलर कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई भी कर दिया, सपोज 2C 2D 2A प्लस 2B। तो यहाँ पे K6 क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ A स्क्वायर, एक्टिव मास ऑफ B स्क्वायर अपॉन एक्टिव मास ऑफ C स्क्वायर एंड एक्टिव मास ऑफ D स्क्वायर, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इस रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, K6, इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में तो हमने क्या किया, रिएक्शन को 2 से ही मल्टीप्लाई किया, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, K6 किसके बराबर होगा, K5 स्क्वायर के बराबर। और अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें तो हमने क्या किया है, रिएक्शन को इन्वर्ट भी किया है और 2 से मल्टीप्लाई भी किया है। तो हम इसको उल्टा करके 2 से टू पावर इसमें लगा दें। तो यहाँ पे अगर हम इसको ऐसा बोल दें, 1 अपॉन K4 स्क्वायर, यानी आपने इसको क्या किया, उल्टा कर दिया, इसको रिएक्शन को उल्टा किया तो ये ABCD, AB ऊपर चला जाएगा, CD नीचे आ जाएगा और इस पे पावर भी लगा दी तो सबका पावर भी 2 आ जाएगा। राइट? तो कहने का मीन्स क्या है कि अगर किसी रिएक्शन को आप इन्वर्ट कर देते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है, उल्टा हो जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। राइट? इसी में आप एक और रिएक्शन ले लीजिए 4। सपोज हमने इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, हाफ A प्लस, हाफ से भी मल्टीप्लाई किया और उल्टा भी कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो यहाँ पे इस रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई किया, हाफ C प्लस हाफ D क्या बना रहा है, हाफ A प्लस हाफ
B। तो यहाँ पे K7 क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ A पावर हाफ, एक्टिव मास ऑफ B पावर हाफ, एक्टिव मास ऑफ C पावर हाफ एंड एक्टिव मास ऑफ D पावर हाफ। तो अब यहाँ पे अगर आप K7 और K5 को K2 को कंपेयर करें, सॉरी K7 और K5 को कंपेयर करें, तो आपने क्या किया है, यहाँ पे ABCD तो अपनी पोजीशन पर ही है, बट वहां पे पावर क्या हो गया, 1/2 आ गया। तो आप क्या बोल सकते हैं, K5 की पावर 1/2 किसके बराबर होगी, K7 के बराबर होगी। अब अगर हम यहाँ पे K4 और K7 को कंपेयर करें, तो इसमें क्या है, ABCD ये उल्टे हो गए हैं और पावर भी हाफ आ गई, तो ये किसके बराबर होगा, 1/K4 पावर हाफ के बराबर। क्लियर। तो किसी रिएक्शन में इन्वर्ट कर रहे हैं तो K इन्वर्ट हो जाएगा, किसी पर्टिकुलर कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोएफिशिएंट पावर में चला जाता है, राइट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हम डिफरेंट रिएक्शन को ऐड कर रहे हैं तो जो नया इक्वेशन बनेगा उसका K क्या होगा। सो सपोज आपको रिएक्शन गिवन है, A से बन रहा है B से बन रहा है C से बन रहा है D। ये 3 रिएक्शन है, इसका K1 आपको गिवन है, क्या होगा, B/A, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के एक्टिव मास का रेशियो। इसका K2 गिवन है, क्या होगा, C/B, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K3 गिवन है, वो क्या होगा, D/C। सपोज आपको बताना है कि A से अगर D बन रहा है तो इसका K का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, 3 रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू गिवन है, 4th रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू आपसे पूछा है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करें कि अगर हमने यहाँ पे तीनों को ऐड किया है तो पहले तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, K4 क्या होगा, D/A के बराबर, राइट। तो D/A कैसे निकाला जा सकता है कि अगर हम K1, K2 और K3 को मल्टीप्लाई कर दें, K1 इंटू K2 इंटू K3 मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, K1 B/A इंटू C/B इंटू D/C। तो C से C कैंसिल आउट, B से B कैंसिल आउट, तो क्या बचा, D/A। तो इसका मीन्स क्या है कि K4 का वैल्यू कितना होगा, K1 इंटू K2 इंटू K3। तो यहां से हम क्या बोल रहे हैं, अगर आप डिफरेंट रिएक्शन को ऐड करते हैं तो जो फाइनल इक्वेशन मिलेगी उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तीनों रिएक्शन या जितनी नंबर ऑफ रिएक्शन उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो ऑन एडिशन ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस the equilibrium constant of reaction, new reaction will be equal to the product of reactions which are product of equilibrium constant of reaction which are added। clear। तो इस तरीके से आप डिफरेंट equilibrium constant का कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं वॉन्ट ऑफ इक्वेशन के थ्रू। वॉन्ट ऑफ इक्वेशन क्या होती है, हम इस चैप्टर के लास्ट में डेराइव भी करेंगे कि जो वॉन्ट ऑफ इक्वेशन वो क्या होती है, ln K2/K1 इक्वल टू डेल्टा H/R 1/T1 माइनस 1/T2। तो पहले बात करें यहाँ पे डेल्टा H क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो डेल्टा H क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। K1 क्या होता है, यहाँ पे K1 क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और K2 क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जो K1 है वो T1 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और जो K2 है वो T2 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। आपको बोला है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर चेंज करने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू भी चेंज होता है। तो दो डिफरेंट टेम्परेचर पे दो डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको गिवन है। तो यह वॉन्ट ऑफ इक्वेशन क्या होगी, ln K2/K1 इक्वल टू डेल्टा H/R 1/T1 माइनस 1/T2। इसको 10 बेस में चेंज कर दें तो ln को 10 बेस में चेंज करें तो क्या होगा, 2.303 log K2/K1 इक्वल टू डेल्टा H/R 1/T1 माइनस 1/T2। 2.303 को इधर अपॉन में भेज दीजिए तो क्या होगा, log K2/K1 इक्वल टू डेल्टा H/2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, राइट। तो ये वॉन्ट ऑफ इक्वेशन आपको डिक्टो याद तो होनी ही चाहिए क्योंकि इसके बेसिस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। तो इस इक्वेशन के बेसिस पर अगर आपको किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है और किसी दूसरे टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता करना है तो इस रिएक्शन से हम यहाँ पे दो डिफरेंट टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर। तो इस फॉर्मूले को हम आगे भी एंथैल्पी क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं कि होता क्या है। ठीक है, तो इसको आप पहले अच्छे से रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जितने क्वेश्चंस हमने किए हैं
उनको आप फिर से सोल्व कीजिए, और जो आपको आज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड चीजें बताई है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इनको आप अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं वो आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तब तक के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत से अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। नमस्कार।